हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। सबसे पहले देखिए, श्रीलंका के हेड भारत यात्रा पे आए हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें काफ़ी सारी बातों पे चर्चा किया, जैसे कि एक सिक्योरिटी के बारे में बात किया है, क्योंकि देखो श्रीलंका का बंटोटा पोर्ट चाइना ने ले रखा है, तो भारत को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कल को चाइना उसको भारत के अगेंस्ट में यूज़ ना करे। इसके अलावा भारत ने इनको काफ़ी सारा पैसा देने की बात करी अलग अलग माध्यम से, तो वो यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि अभी आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं, उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करी थी, तो उसके ऊपर अभी राज्यसभा में डिमांड हो रहा है इनको इम्पीच करने का। तो क्या प्रोसेस होती है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? तो आर्टिकल 124 217 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की बात करता है बाय द प्रेसिडेंट। दो मेन मुद्दे हैं, पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के ऊपर आप इनको इम्पीच कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे ये है, वो ये है कि कौन सी मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, बोथ हाउसेस से, तब भी कोई इम्पीच हो पाएगा। मेरा क्विज का क्वेश्चन है, क्या भारत के इतिहास में कोई जज आज तक इम्पीच हुआ है क्या? ये आप लोग मुझे बताएंगे। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है, कर्नाटका टू टेबल बिल टू प्रोटेक्ट प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स आफ्टर अनदर इंटरेक्शन विद राहुल गांधी। देखो क्या है, कर्नाटका में बिल आने की बात बहुत पहले से चल रही है, लेकिन ये पास नहीं हो पा रहा है, तो अभी इसमें कुछ अल्टरेशन की बात चल रही थी, तो वो है। ये क्या है बिल, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लस एक और चीज़ है, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर अभी मनी बिल बहुत चल रहा है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है, मनी बिल क्या होता है? तो ये दोनों आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिटेल में समझते हैं। Money bill is a type of legislation that relates to appropriation of money from the consolidated fund of India, which is the main fund of the government. Money bills are typically related to financial methods such as taxation, public expenditure and public debt. ये दिमाग में मत डील कर लेना कि मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल मैटर से ही डील करते हैं, मतलब उसका भी एक बहुत ही मतलब देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ गैप, क्योंकि फाइनेंशियल बिल अलग है, वो आर्टिकल 117 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मनी बिल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल बिल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मनी बिल आर कंसीडर्ड गवर्नमेंट बिल्स एंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है ना कि इसमें से कौन सी बात मनी बिल के बारे में सही है, 4 ऑप्शंस दे दिए, 4 पॉइंटर्स लिख दिए, तो थोड़ा दिमाग खोल के चीजों को सुनने की कोशिश करना है। आफ्टर मनी बिल इज पास बाय द लोकसभा, इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर कंसिडरेशन। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझ लो, राज्यसभा का रोल मनी बिल में कुछ है ही नहीं, वो फॉर काइंड ऑफ रेस्पेक्ट भेज दिया जाता है। बट अगर राज्यसभा मना कर दे या उस बिल में रिकमेंडेशन दे दे या कुछ भी कर दे, वो लोकसभा की मर्जी है, उसको मानना है नहीं मानना है, वो बिल पास ही है अगर लोकसभा ने पास कर दिया है। इसीलिए होता क्या है, देखो लोकसभा से बहुत सारे बिल पास कराने के लिए सरकारें जो हैं उसको मनी बिल कह देती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होती है। तो इसीलिए अभी काफी सारा क्वेश्चन है कि भाई आपने इतने सारे बिल जो मनी बिल में पास किए हैं वो मनी बिल थे भी कि नहीं थे, ठीक है। राज्यसभा पे कोई अगर बिल भेजा जा रहा है जो कि मनी बिल है, तो राज्यसभा को अगले 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर आपको वापस रिटर्न करना होगा लोकसभा को वो बिल। अगर करती है तो भी ठीक है, नहीं भी करती है तो भी वो बिल पास माना जाएगा। इफ कुछ रिकमेंडेशन राज्यसभा के द्वारा दी जा रही है, उस रिकमेंडेशन को लोकसभा ने मान लिया तो भी ठीक है, नहीं भी माना तो भी ठीक है, तब भी वो बिल पास माना जाएगा। इसके अलावा इफ लोकसभा डज नॉट एनी रिकमेंडेशन, तब भी वो है। अगर कोई बिल राज्यसभा जो है वो वापस ही नहीं करती है, कहती है हमें पसंद नहीं है, तब भी वो बिल पास माना जाएगा, क्योंकि वो मनी बिल है। लोकसभा हैज ज्यादा पावर देन द राज्यसभा इन रिगार्ड टू मनी बिल। अब समझ में आया आपको क्यों ये अभी न्यूज में है? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब सत्ता में रहती है, अगर उनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होती है और अगर उन्हें कोई बिल पास करना होता है तो वो मनी बिल का रास्ता ले लेते हैं। बट जैसे मैंने बताया आर्टिकल 110 में स्पेसिफाइड है कि क्या क्या मनी बिल में आ सकता है, तो इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर है कि भैया मनी बिल के थ्रू चीजें पास करी जा रही हैं, बट वो चीज मनी बिल है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनका ये कहना है कि वी विल चेक एंड अंडरस्टैंड कि भैया क्या मनी, इसमें से क्या क्या चीजें सही तरीके से पास हुई हैं, क्या क्या चीजें गलत तरीके से पास हुई हैं। एंड एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज आवाज एंड एवरीथिंग इज ओके तो बताते चलिए, क्योंकि अभी एक पूरा सेशन मैंने 20-22 मिनट का कंटिन्यू रखा था, वो पूरा यूट्यूब की तरफ से ग्लिच आ गया था, तो मुझे पता चलता रहेगा।
The president normally gives assent to money bill as it is introduced in the parliament with his prior permission. देखो प्रेसिडेंट की मर्जी से ही मनी बिल लाया जाता है, तो प्रेसिडेंट की तो मर्जी है ही है ना, तो उसको तो बाद में लोकसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल ही जाएगी, तो वही बात वहां पे लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक प्रायर वर्डिक्ट में ये जरूर कही है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मनी बिल शुड नॉट कंटेन प्रोविजंस दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट लिस्टेड इन आर्टिकल 110। पूरा मुद्दा ही यही है, क्योंकि बहुत सारी चीज आर्टिकल 110 में नहीं होती है, तब भी उसको मनी बिल की तरह पास कर दिया जाता है, और उसी काफी सारे बिलों को चर्चा में सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, जो आपका अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अदिति एंड एवरीवन। अब आज का एक जो मेन आर्टिकल है, मनी बिल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपके नोटबुक में चला जाना चाहिए। मनी बिल होता क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट द कॉन्टेक्स्ट। अभी ये वाला जो आर्टिकल है, कर्नाटका में टेबल गिग वर्कर्स बिल इन असेंबली नेक्स्ट वीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका में एक बिल लाया जा रहा है गिग वर्कर से रिलेटेड, उसके बारे में ये आर्टिकल है। सबसे पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज गिग वर्कर्स। सभी लोग जल्दी से बताने की कोशिश करिए या दिमाग में सोचिए, 3-4 सेकंड का पॉज लीजिए और ये सोचिए कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं। तो पहले लेमन लैंग्वेज में समझें, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, इनमें जो वैलेट होते हैं, जिनको हम वॉलेट बोलते हैं, ये लोग जो हम लोगों को डिलीवरी करने आते हैं, ये लोग गिग वर्कर्स हैं। इन्होंने अपना फोन ऑन किया, ये उनका काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना फोन ऑफ किया, ये उनका काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये लोग जो हैं वो उनके एम्प्लॉयज नहीं हैं, या दे आर सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस दे रहे हैं उनको, बट ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनको अपना एम्प्लॉय नहीं मानती हैं। अब सारा मुद्दा ही यही है, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं मानती हैं तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स का जो एक बहुत सारे एडवांटेज आते हैं चीजों के साथ, वो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। अब उसका पूरा मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूं, कैसे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन टाइप का पढ़ लेते हैं। As per the Code on Social Security 2020, gig worker is a person who performs work or participate in gig works, arrangement and earns from such activities outside the traditional employer-employee relationship. Gig economy, इन्हीं लोगों की जो पूरी इकोनॉमी है उसे गिग इकोनॉमी कह देते हैं। अब क्या हुआ, कर्नाटका जो है सेकंड स्टेट बनता है आफ्टर राजस्थान, और मेरा आज का क्विज का क्वेश्चन आप लोगों से यही है, राजस्थान में जो बिल लाया गया था उसका नाम बताना गिग वर्कर से रिलेटेड। तो कर्नाटका बिकम्स द सेकंड स्टेट आफ्टर राजस्थान जिसने गिग वर्कर से रिलेटेड कानून को हमारे देश में लाया है। इसका नाम क्या है, नाम है कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। ऐसा ही एक बिल होगा आपका राजस्थान के भी गिग वर्कर्स का, उसका नाम भी आप मुझे बताएंगे। आप कहोगे सर ये नाम क्यों ही याद रखना, हमारे काम का थोड़ो है। सोच लो, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यही डाल दिया, कर्नाटका के अंदर गिग वर्कर्स के लिए एक बिल लाया गया है, उसका नाम क्या है, और ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दिया, 2 ऑप्शन में इसी को आगे पीछे कर दिया, तीसरे ऑप्शन में फिर कुछ नाम आगे पीछे कर दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोई भी एक्ट पढ़ो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, इस पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है फॉर गिग वर्कर्स, जिससे कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, वेलफेयर फंड बनाया जाए एंड ग्रीवांस सेल बनाई जाए। बेसिकली गिग वर्कर्स को रेगुलेट किया जाए और इनके राइट्स की भी बात करी जाए। गिग वर्कर्स के राइट्स की बात क्यों होती है, अब ये आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो, अगर कोई बंदा कोई एक्स नाम की कंपनी में एम्प्लॉयड है तो उसके साथ उसके पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक कंपनी है जिसका एम्प्लॉय हूं और मैं उसके लिए सामान ऊपर नीचे चढ़ाने का काम करता हूं बिल्डिंग पे। एक दिन सामान ऊपर नीचे चढ़ाने के वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और भगवान न करे मैं गुजर गया। अब मैं गुजर गया तो मेरा ये इन वर्क में ये चीज हुई है, मतलब मैं अपनी जॉब निभा रहा था, उसमें ये मेरे साथ एक घटना घटी है, तो अब मेरा एम्प्लॉयर मुझे या मेरे फैमिली को कंपनसेट करेगा। ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि मैंने उसके लिए काम करते हुए ये चीज मेरे साथ घटी है। पर एक गिग वर्कर्स के साथ क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो इनके साथ सर्विस एग्रीमेंट में होती है, दे डोंट हायर देम, दे आर नॉट देयर एम्प्लॉइज। तो अब मान लो आपने कितनी बार अगर जोमेटो स्विगी से खाना मंगाया होगा, तो एक कॉमन लेट होने की वजह जो जोमेटो स्विगी के बंदे बताते हैं, या और भी इस तरीके के डिलीवरी वाले या और भी लोग बताते हैं, या रैपिडो से आपने कभी गाड़ी मंगाई हो, बाइक मंगाई हो, तो वो लोग बताते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हम गिर गए हैं। और एक्चुअल में ये चीजें होती हैं, जब वो आते हैं सामने तो दिखता भी है कि यहाँ चोट लगी हुई है, बट क्या कौन उनके चोट को कंपनसेट करेगा, कोई नहीं, क्योंकि वो गिग वर्कर्स हैं, वो उनके एम्प्लॉय नहीं है, तो देयर इज नोबडी। इसीलिए समय समय पे इनके लिए ये राइट्स की बात होती है
जैसे कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस उन कंपनी के थ्रू मिलता है, प्रोविडेंट फंड का चीजें होती हैं, बहुत सारी अलग अलग एडवांटेज होते हैं। बट इन गिग वर्कर्स के पास इसमें से कुछ भी नहीं है, दे आर नॉट देयर एम्प्लॉइज, तो उनको कोई भी इसमें से राइट नहीं मिलता है। और इसीलिए समय समय पे डिमांड उठती है कि गिग वर्कर्स के लिए लॉ आने चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए और इनका जो रिलेशनशिप है विद देयर कंपनीज, इसको कुछ पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन करना चाहिए। तो यही इसी के तरफ कर्नाटक सरकार का एक कदम है। क्यों नीड पड़ी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और गिग वर्कर्स के ऊपर ना यूके की सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, ये उत्तराखंड नहीं है, ये इंग्लैंड वाला यूके है। एक उबर का ड्राइवर था और उसको बहुत ही कम पैसा मिलता था, उसने केस फाइल किया तो यूके की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया उबर के ड्राइवर को एज ए रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाए, मिनिमम वेजेस का जो कानून है वो इनके ऊपर लागू हो और जो मिनिमम वेजेस हैं वो इनको मिलने चाहिए। इस तरीके की बात यूके की सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, उसमें करी गई थी। गिग वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए या फिर इनके लिए कानून लाने की जरूरत क्यों है, तो जैसे कि मैंने बताया फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन है। आप कितनी बार ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी के बंदों से सुनते होंगे कि हमें रेटिंग अच्छी दे दो वरना हमें बुकिंग नहीं मिलेगी, तो रेटिंग खराब हुई तो उनको नौकरी उनकी गई। दूसरा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि अगर मुझे हर महीने 30,000 रुपए मिलेंगे तो मेरे को अगर एसी लेनी है तो मुझे पता है ना मैं ईएमआई पे ले सकता हूं क्योंकि मुझे अगले महीने फिर 30,000 रुपए मिलेंगे। बट गिग वर्कर की तो नौकरी फिक्स नहीं है, दे डोंट नो ना कि नेक्स्ट वीक उन्हें कितने डिलीवरी देनी है, नेक्स्ट वीक उन्हें कितने बंदे मिलेंगे ओला उबर में ले जाने के लिए, कुछ फिक्स नहीं है कितनी इनकम होने वाली है, तो दे कैन नॉट फाइनेंशियली प्लान देयर नेक्स्ट वीक और ईयर। हेल्थ इंश्योरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं है, मैंने आपको वो चीजें यहाँ पे समझाई। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब ये है कि पैसा कितना आना है, कम आना है, ये पता नहीं है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि भैया ईएमआई पे चीज ले सकता है एक रेगुलर एम्प्लॉय, बट ये नहीं कर सकते जो कि दे डोंट नो कि क्या फ्यूचर होने वाला है इनका, ठीक है। तो ये वाली चीज है। इसके बाद क्रिएशन ऑफ वेलफेयर बोर्ड की बात हुई है। वेलफेयर बोर्ड, ये सब जो चीजें हैं ना, ये आपको राजस्थान वाला जो बिल था ना उसके अंदर भी मिल जाएंगी। काफी सारे पॉइंट्स जो है ना वो सेम है, जैसे कि यूनिक आईडी का एक कॉन्सेप्ट जो है ये सेम है। इसके बाद टाइमली पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। बेसिकली देखो क्या किया गया है, बेसिकली जो चीजें इन लोगों को डिप्राइव करती थी या फिर जिस चीजों में इनको तकलीफ होती थी वो आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने बहुत बार ओला करी होंगी, ठीक है। ओला का ड्राइवर आपसे पूछता है कि कैश पेमेंट है सर या फिर ऑनलाइन पेमेंट है। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट बता देते हो वो कैब कैंसिल कर देते हैं, मोस्टली ये देखने को मिलता है। हम लोग उस समय कैब ड्राइवर्स पे गुस्सा भी होते हैं, बट क्या रीजन होगा जिसकी वजह से वो लोग करते होंगे। मे बी पेमेंट का सेटलमेंट 1-2 दिन बाद होता हो और जो कैब ड्राइवर हो उसको पेट्रोल उसी दिन डलाना हो, उसके पास जेब खर्चे का पैसा ना हो। तो देयर आर सो मेनी रीजन। जैसे कि मोस्टली जब मैं पूछता हूं कैब ड्राइवर से कि आपने कैंसिल क्यों किया, तो वो यही बताते हैं कि सर पेट्रोल डलाने का पैसा भी नहीं मिलेगा, ये तो 2 दिन बाद आएगा। तो लेट पेमेंट जो है इस पे रेगुलेशन के लिए ये एक इन्होंने प्रोविजन डाला है इन द कर्नाटका बिल। एक यूनिक आईडी मिलेगी जिससे हर टाइप के जितने भी गिग एम्प्लॉयज हैं उनकी वो आईडी रहेगी, जिससे सरकार के डेटा में वो रहेंगे। वेलफेयर बोर्ड की बात करी गई है जिसमें कौन कौन रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि वेलफेयर बोर्ड में कौन कौन रहेगा। तो कर्नाटका का लेबर मिनिस्टर, 2 एग्रीगेटर ऑफिसर, 2 गिग वर्कर्स एंड 1 सिविल सोसाइटी मेंबर जो है इस वेलफेयर बोर्ड में रहेंगे। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रीवांस रिड्रेसल का प्रोविजन डाला गया है कर्नाटका इस बिल के अंदर। ऑटोनॉमी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट रहेंगे। द एग्रीगेटर शैल नॉट टर्मिनेट अ वर्कर विदाउट गिविंग वैलिड रीजंस, और अगर आपको करना है तो 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। बट अभी ये चीजें नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, होता क्या है, जब ज्यादा डिमांड रहती है तब ये लोग ज्यादा बंदे रख लेते हैं और जब डिमांड कम होती है इसमें से कुछ को हटा देते हैं। कोई सीधा साधा लॉजिक नहीं है कि कितने लोग काम करेंगे कितने लोग काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम इन गिग वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है और ये फेस ना करें इसीलिए इस तरीके का कानून को लाया गया है। लेकिन अब आपको मैं एक बड़ी इसमें दिलचस्प बात बताऊं कि ये कानून आया है ना, इसका भी बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोग इस कानून से खुश नहीं हैं। ऑफ कोर्स वो कंपनियां नहीं खुश होंगी, वो एक अलग बात है, पर गिग वर्कर्स भी इससे खुश नहीं हैं। उस पर मैं आता हूं। उससे पहले 2 प्रोविजन और हैं, जैसे कि वेलफेयर फंड की बात हुई है। एक फंड स्टेब्लिश होगा जिसमें अगर किसी वर्कर को कुछ हो जाता है तो उसको वहां से फंड दिया जाएगा, प्लस बेसिक पेनल्टी ऑफ 5,000 to 1 लाख फॉर एग्रीगेटर्स।
कंपनीज लाइक ओला, जोमेटो, स्विगी, अगर वो इनमें से कोई भी कंडीशन को वायलेट करेंगे तो उनके ऊपर। अब आप कहोगे कि सर ये तो एक अच्छा चीज है, तो ये जो गिग वर्कर्स हैं ये नाखुश क्यों हैं, क्यों उनको इससे प्रॉब्लम है? तो देखो आज भी ये जो बिल आया है इसमें भी एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो अभी तक टच नहीं किया गया है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की रिलेशन है कि नहीं है, या फिर इन गिग वर्कर्स की अपने इन कंपनियों के साथ, सर्विस एग्रीगेटर्स के साथ किस तरीके का रिलेशन है, जिससे कि कल को कोई लायबिलिटी या और चीज प्रूफ करी जा सके। बट वो यहां पे साइलेंट है ये बिल भी, इसीलिए इसको काफी अभी अलग अलग जगहों पे लोग इसका अगेंस्ट में भी कर रहे हैं कि इसमें ये प्रोविजन भी होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे ही कोई चीजें चेंज होती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसको वेलकमिंग रखना चाहिए। साथ साथ इसमें जो भी चेंजेस लगते हैं फ्यूचर में वो चेंज करना चाहिए। मैंने आपको क्विज क्वेश्चन पूछ लिया है। आज का जो क्विज क्वेश्चन है वो ये है कि इसी तरीके का जो राजस्थान के अंदर गिग बिल लाया गया था उसका पूरा नाम क्या है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है।